हेलो बच्चों, आई एम ब्रिजेश राजन, केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस। बच्चों शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर। इन सब में किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम होगी? तो बच्चों डी.एन.डब्ल्यू का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल इन्होंने दिया है। हमें याद है वहां पर कि MnO4 नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे स्ट्रॉन्गर होती है, उससे लिस्ट होती है Cr2 7 की, और सबसे लिस्ट होती है VO2+। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा MnO4 नेगेटिव। देखते कैसे है? तो ऐसे देखो, MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, ठीक है, +7 से +2 में जा रहा है, जबकि Cr2 7 में क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। तो डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ +7 से 2 में जा रहा है, जबकि यहाँ +6 से +3 में जा रहा है। तो यहां से जो +2 में जा रहा है, +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए मैग्नीज +2 में फटाफट रिड्यूस होना चाहता है, खुद रिड्यूस होना चाहता है, सामने वाले को जल्दी से ऑक्सीडाइज करेगा। बाकी हमें याद भी रखना है, MnO4 नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्गर है और VO2+ यहाँ पर सबसे वीक है। तीनों का ऑर्डर एनसीईआरटी ने दिया है। आगे बात करते हैं। A solution contains 40% weight by weight HNO3 with density of 1.25 gram per ml. Then find volume of solution which contains 30 gram HNO3. देखो, ये क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी पूछा था, वही सेम क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड करके पूछा है। हमारे पास फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट और डेंसिटी दी जाए तो सबसे पहले मोलरिटी फाइंड आउट करो। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये जानते हैं हम। तो आप देखो, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, डेंसिटी दिया है 10, मोलर मास HNO3 का कितना हो जाएगा 63। वहां से हम मोलरिटी पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वॉल्यूम बताना है और मास दिया गया है। तो हम जानते हैं मोलरिटी को ऐसे लिख सकते हैं ना, मास बाई मोलर मास और डिवाइड बाई वॉल्यूम। बच्चों लिख सकते हैं चीज। तो बस हमारे पास वही है। आप देख लो, ml में वॉल्यूम पूछ रहा है, तो अगर ये वॉल्यूम ml में लिया जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी करना पड़ेगा। यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी करना पड़ेगा। इसे सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पर प्रॉपरली सोल्व किया हुआ है। देखो, परसेंटेज वेट बाय वेट की वैल्यू रख दिया है, डेंसिटी की वैल्यू 1.25 और 10 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलरिटी आ गई हमारे पास। इस मोलरिटी को हमने बराबर कर दिया है किसके? मोल्स। तो मास डिवाइड बाय मोलर मास से मोल्स, वॉल्यूम से तो मोल्स अपॉन में वॉल्यूम से बराबर किया है। वहां से आप क्या वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? तो हाँ, हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने क्या किया है, मोलरिटी की वैल्यू को मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, मोल्स हमारे पास तो मास डिवाइड बाय मोलर मास मोल्स हो गए, वॉल्यूम ml में लिया इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है, दोनों को बराबर किया, वॉल्यूम की आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। A प्लस बी से C प्लस डी जा रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन दिया गया है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है एक ही स्टेप में पूरी हो रही है। रिएक्शन अगर एक ही स्टेप में पूरी हो रही है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि A की पावर 1 और B की पावर 1। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो रेट है वो A की पावर 1 और B की पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रही है। बच्चों जानते हैं एलिमेंट्री के लिए जो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, यही ऑर्डर के बराबर हो जाता है। बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रिड्यूस्ड 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर 1/3 किया जाएगा तो हम जानते हैं वॉल्यूम अगर 1/3 किया तो कंसंट्रेशन 3 गुना। अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दिया जाए तो जो आर डैश होगा वो 3 टाइम्स A और 3 टाइम्स B हो जाएगा। दैट मीन्स आर डैश जो पहले के रेस्पेक्ट में बात करें तो 9 टाइम्स हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अगर कंसंट्रेशन को यहां भी 3 गुना और यहां भी 3 गुना कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट मीन्स 9 टाइम्स हमारी रेट हो जाएगी। तो आंसर विल बी 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑफ कंपाउंड्स इज येलो इन कलर? तो बच्चों कैडमियम सल्फाइड येलो होता है, PbS ब्लैक होता है, CuS भी ब्लैक होता है, और जो अमोनियम सल्फाइड ये भी येलो होता है। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर PbCrO4 भी ऑप्शन में दिया गया था, लेड क्रोमेट। तो हम जानते हैं लेड क्रोमेट भी येलो PPT होता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में बहुत बार हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन में से A और D हमारा आंसर आ जाए, दैट मीन्स थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर? है, कलर नहीं है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर पूछा हुआ है।
कितने कंपाउंड यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है। तो आप देखो जो ऑक्सीजन होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। O2+1 ओड नंबर वाले तो हमेशा पैरामैग्नेटिक ही होंगे, तो ये ओड नंबर का है, ये भी ओड नंबर का है। NO आपको पता होना चाहिए, NO और NO2 कितनी बार हमने नोट्स में लिखाया है, NO और NO2 दोनों ही पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने वही सब पूछ लिया, ये सब पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक। CO डायमैग्नेटिक होता है, C∼O ये हमारे पास डायामैग्नेटिक होता है, जानते हैं हम ये। CONH3 का होल 6+3 कोबाल्ट +3 आ रहा है, कोबाल्ट +3 होता है बच्चों 3D6, और D6 अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होगा, पेयरिंग हो जाएगी तो हमारे पास T2G पूरा फुल, T2G में पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, जानते हैं हम ये हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। NiCN का होल 4-2 दैट मीन्स निकल +2, अगर निकल +2 है मतलब 3D8 है, और हमने पढ़ रखा है बच्चों D8 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, पेयरिंग हो जाती है, तो ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, NO2 हमने पैरामैग्नेटिक बोल दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा O2, O2+, O2- NO और NO2, ये 5 स्पीसीज है जो कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग को और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिक्स करके इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ HGS, PBS, AgBr और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहने के लिए केटायन का भी बोल सकते हैं, लेकिन कहने के लिए अगर मैं बोलूं तो ये आयनिक का भी क्वेश्चन कहला सकता है। आयनिक में टेबल दे रखी है NCERT में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर की, और वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऑर्डर के हिसाब से हमने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। इसी डेटा के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई बताओ इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों देखो सोचते कैसे हैं, देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम जो है ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं ये पानी में थोड़े ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, और D ब्लॉक वाले जो कंपाउंड्स और इनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सल्फाइड की और ये जो हैलाइड है ये D ब्लॉक के हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम है। सल्फाइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हैलाइड्स के कंपेरिजन में थोड़ी सी लेस होती है। तो यहां से हम थोड़ा सा देख पाएंगे कि हाइड्रोक्साइड सबसे आगे होगा, AgBr थोड़ा पीछे होगा, और ये दोनों पीछे होंगे। अब इनको थोड़ा सा आप डेटा से भी देख सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की KSP की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आने वाली है। ये हम बात करें HGS -53 वैल्यू अगर आएगी, सॉल्युबिलिटी इतनी कम है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम है, दैट मीन सॉल्युबिलिटी भी कम आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा भी है, ये याद भी रख सकते हैं। डेटा तो याद नहीं रखा जा सकता, टेबल भी बहुत बड़ी है, बट थोड़ा सा एक अंदाजा ले सकते हैं कि S ब्लॉक वाले थोड़ा सा आगे आएंगे और D ब्लॉक वाले पीछे, जिसमें सल्फाइड और पीछे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, देन हैलाइड और फिर सल्फाइड। चलो आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, बोर्स मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो बच्चों दो चीजें होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन रिवॉल्यूशन बोलो, और टाइम इंटरवल। तो वहां से ही हम इसे देखेंगे। टाइम इंटरवल होता है 2πr/v, ये 2πr/v होता है टाइम इंटरवल। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 टाइम इंटरवल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स v/2πr को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और यहां से हम बोलेंगे f डायरेक्टली v/r, जहां पर v खुद डिपेंड करता है z/n के ऊपर, और r डिपेंड करता है n² z के ऊपर। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल पाएंगे z ऊपर जाएगा तो z² बनेगा, और n नीचे आएगा तो n³ बनेगा। पूछा क्या गया हमसे, फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो z²/n³। हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 है, दैट मीन्स 1/n³। तो यहां हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा, ये हमने यहां लिख के दिया हुआ है। आगे देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम V2O3, V2O4 और V2O5 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन द प्रोडक्ट व्हेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पहले तो पहचानो इन तीनों में से कौन एम्फोटेरिक है, तो सर ये है V2O3, V2O5 दोनों बेसिक नेचर के होते हैं, और V2O5 जो है ये एम्फोटेरिक और साथ में एसिडिक नेचर का भी होता है। तो ये एम्फोटेरिक विद डोमिनेंस ऑफ एसिडिक नेचर का होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम क्या होगा, तो हमने कहा V2O5 जो है ये इसी की बात कर रहा है कि V2O5 जब किसी बेस के साथ या एल्कली के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तब क्या बनेगा,
तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि जब वेनेडियम +5 में है तो बेस के साथ रिएक्शन करने पर भी +5 वाला कंपाउंड ही बनाएगा। वैसे तो इसने आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, बट हमें याद भी रखना है कि VO4 - 3 बनता है। यहाँ पर 4 दूनी 8 -3 +5 ही बनेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चेंज नहीं होता, ना एसिडिक के साथ रिएक्शन होती तब, ना बेस के साथ रिएक्शन होती है तब। ठीक है, ये दोनों बेसिक नेचर के थे, एम्फोटेरिक था, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा +5। आगे बढ़ेंगे, ये हमने लिख के भी आपको दिया हुआ है। अ ग्रुप 15 एलिमेंट्स कैन फॉर्म डी-पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो पहले ही समझ में आता है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाना पार्टिकल ऐसे सब बिंदास जैसे, भिखारी कोई नहीं बोलेगा। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन की बात करें, इसके पास 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ये डी-पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, तो नाइट्रोजन तो हटा दो। आगे बोल रहा है एंड फॉर्म मोस्ट बेसिक हाइड्राइड। मोस्ट बेसिक हाइड्राइड कैसे दिखते हैं बच्चों? ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती जाएगी, और साइज बढ़ती जाएगी तो बेसिसिटी हमारी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, बेसिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इन सब में सबसे बेसिसिटी नाइट्रोजन की, बट नाइट्रोजन तो डी-पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। हमें बोला क्या गया है? ऐसा एलिमेंट बताओ जो डी-पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, साथ में जिसका हाइड्राइड मोस्ट बेसिक हो, और उसका हमें एटॉमिक नंबर बताना है। तो बच्चों खुद बता दो। सर ऊपर से नीचे जाने पर फॉस्फोरस की बेसिसिटी ज्यादा है और एंटीमनी बिस्मिथ की बेसिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। साथ में ये डी-पाई बॉन्ड भी बना सकता है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बच्चों ने तो आंसर पहले ही देख लिया होगा, है ना। चलो आगे बात करें, तो ये मॉडरेट टू, वैसे मैं बोलूंगा इजी ही क्वेश्चन बोला जाएगा। आगे बात करें तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हम जानते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एनर्जी होती है ये केवल n के ऊपर डिपेंड करती है। n बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर n सेम है तो एनर्जी भी सेम। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देखते हैं n+l रूल, लेकिन बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, n+l रूल लगा देते हैं हाइड्रोजन में। नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, बता रखा है आपको। हाइड्रोजन के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, l से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1s, देन 2s 2p, 3s 3p 3d, ये हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग। यहां पर दिया गया इन सबको हाइब्रिडेशन के साथ मैच करो। बच्चों बहुत सिंपल सा कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आए तो बोनस बोला जाएगा। ठीक है ना, कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 है, 3d6 है, वीक फील्ड लिगेंड है, हमने आपको पहले बता रखा है। d6 में d4, d4, d5, d6 और d7, इन सब में 2 केस हो सकते हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड आएगा, वीक फील्ड लिगेंड में कोई पेयरिंग नहीं होगी, sp3d2 बनेगा। कब की बात हो रही है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, पेयरिंग हो जाएगी, तो वहां पर d2sp3 बन जाएगा, d2sp3 बनेगा। तो आप देख लो, अगर कोबाल्ट +3 है, 3d6 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो sp3d2 बनेगा। अगर कोबाल्ट +3 है और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, पेयरिंग हो रही है, दैट मीन्स वहां पर d2sp3 बनेगा। ऑप्शन ही ऐसे बना दिए, सामने सामने आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी समझेंगे। निकल 3d8 है, निकल 3d8 है, हम जानते हैं 3d8 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात हो रही है, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही थी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में निकल 3d8 है, तो 2 केस होते हैं बच्चों। अगर वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है, पेयरिंग नहीं हो रही, तो sp3 बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, पेयरिंग हो रही है, दैट मीन्स dsp2 बनने वाला है। तो आप खुद पहचान लो, यहाँ हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, sp3। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, dsp2। मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? मेरी नजर में एकदम घटिया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एनटी को पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं ये, है ना। स्टेटमेंट 1 क्या बोला है? इन द लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना, ऑक्टेव रूल की बात हो रही है। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। गलत,
एटॉमिक नंबर नहीं होता है बच्चों, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। लोदर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट, ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 केमिकल काइनेटिक्स, शानदार क्वेश्चन दिया है। इन बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया टाइम के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, टाइम के साथ उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है बच्चों। तो मैंने आपको बता रखा है एक फॉर्मूला, क्या बता रखा है कि अगर सी मतलब जैसे अगर मैं बात करूं AT बराबर A नोट ई की पावर माइनस KT, जो हम पढ़ते थे, ये फॉर्मूला तब था जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट रही हो, तब का फॉर्मूला है। यहां बैक्टीरियल ग्रोथ है, बढ़ रही है, तो ये फॉर्मूला भी हमने आपको बता रखा है कि टाइम के साथ अगर रेट बढ़ रही है तो A नोट ई की पावर KT वाला आंसर आता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी अभी मैं बता दूंगा, लेकिन हमने आपको पहले ही बता रखा है, ये जब टाइम के साथ कंसंट्रेशन या मॉलिक्यूल्स घट रहे हो, तब टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रही हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। तो ग्रोथ है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर रहे हैं, टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो जाएगा, इसने बोला है N नोट इनिशियल पॉपुलेशन है और N हमारे टाइम के साथ है, तो ये N बाई N नोट की बात कर रहा है, तो वो E की पावर KT, यहां पर उसने कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो E की पावर KT का फॉर्मूला कैसे आएगा, y बराबर E की पावर प्लस में x, टाइम के साथ बढ़ रही है, t बराबर 0 रख दिया जाए तो n बाई N नोट की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 से 0 E की पावर x का ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका डेरिवेशन भी मैंने आगे बता रखा है। देखो dn बाई dt को लैम्डा n लिखा जा सकता है, लैम्डा मतलब वही जो हम यहाँ पर k लिख रहे थे, रेडियो एक्टिविटी के लिए हम उसे लैम्डा बोल देते हैं, ठीक है। तो dn बाई dt बराबर लैम्डा इंटू n, लैम्डा यहाँ पर पॉजिटिव वाला लेंगे, मतलब ग्रोथ हो रही है एक तरीके से, वो वाली बात। तो n को डिवाइड कर दिया, dt को इधर लिया 0 से t, n नोट से n, 1 बाई n को ln बोल देंगे, तो ln n बाई n नोट, लैम्डा t इधर ले जाएंगे तो e की पावर लैम्डा t और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा n नोट से। तो ये फॉर्मूला बना, लेकिन हमने कहा ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहां से भी रिलेट कर सकते हो, हमने बता रखा है। चलो आगे देखेंगे बच्चों। तो ये डेरिवेशन ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात, न रहे तो ये फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, ठीक। व्हेन, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14, व्हेन करंट इज पास्ड फ्रॉम 600 ml NaCl सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक हमने करंट को पास किया NaCl के सॉल्यूशन से, pH ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस अप टू 12। हम जानते हैं कि NaCl सॉल्यूशन को जब हाइड्रोलाइज करवाए, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, तो एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड दो तरीके से यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं। एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए वहां अनायंस आते हैं, तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 बना देता है, और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, वहां पर केटायन आते हैं, केटायन Na+ है, लेकिन Na+ से ज्यादा रिडक्शन किसका होता है पोटेंशियल, पानी का, इसलिए पानी रिड्यूस होता है, और पानी के रिडक्शन से हमारे यहाँ पर pH चेंज हो जाती है, तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तीर का निशान क्या बनता है बच्चों, जब पानी रिड्यूस होता है तो H2 बनती है और 2OH माइनस भी बनता है। यह रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता रखा है। तो पानी जब रिड्यूस हो रहा है ये फाइनल रिएक्शन होगी। यहां से आपको पता चल रहा है कि टाइम के साथ सॉल्यूशन में OH माइनस आ रहा है, और अगर OH माइनस आ रहा है बच्चों तो pH क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और pH बढ़ते बढ़ते कितना आ गया, pH हो गया हमारे पास 12। अगर pH 12 है तो pOH बराबर 2 हो जाएगा, तो हम यहां से सीधा लिख देते हैं कि pH बराबर 12 है, तो pOH बराबर हो जाएगा बच्चों 2, और OH माइनस की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अगर मुझे OH माइनस के मोल्स पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मुझे पता है, मोल्स मुझे पता है, वहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा। तो पहले OH माइनस की कंसंट्रेशन पता चल गई, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 600 ml है, तो हम पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ OH माइनस। मोल्स ऑफ OH माइनस कितना आ रहा है, मोल्स ऑफ OH माइनस हो जाएगा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हम ml में दिया है तो 1000 में लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सही किया है मैंने, हाँ। तो मोल्स OH माइनस के 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएंगे। अब आप देखो
OH के 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स OH का अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं तो 1 लिया जा सकता है। तो हमारे पास मोल्स पता चल गए। तो इसको मैं थोड़ा सा अब आगे यूज कर रहा हूं, इसने डेटा दिया हुआ है ना मुझे, काम करता हूं, इसको यहीं से हटा देता हूं। मैं अभी फिलहाल तौर पे इसको हटा रहा हूं बच्चों, जरूरत ही नहीं है इसकी। तो हट जाओ यार जल्दी। हाँ ठीक है, तो अब हमारे पास हम लिख सकते हैं मोल इंटू एन फैक्टर बराबर क्यू को IT लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय 96500। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। मोल्स हमारे पास हो गए 6 इंटू 10⁻³ एन फैक्टर मुझे 1 पता है OH के लिए। आई की वैल्यू उसने शायद पूछा ही हमसे, एम्पियर पूछा है, ठीक है। टाइम हमारे पास दिया है 10 मिनट, 10 मिनट को मैं सेकंड में बदलूं तो हम लिख देंगे यहां पर 60, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिवाइड बाई 96500, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा आपके पास। आई बराबर कितना आ रहा है देख लो, ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो गई, 965 6 से 6 गया, तो ये आ जाएगा 965 इंटू 10⁻³ और ये आपका एम्पियर करंट आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है आपको -3 नहीं, आपको बस केवल आगे वाली वैल्यू का आंसर देना, मतलब 965 हमारा आंसर आ जाएगा। और हमने आपको नोट्स में ऐसे क्वेश्चन करवा भी रखे हैं कि आपके पास pH बढ़ करके कितनी हो जाती है, ठीक है। तो आज का ये हमारा डिस्कशन रहा बच्चों, मिलते हैं, आप रिवीजन करते रहो और सेकंड अटेम्प्ट के लिए रेडी रहो। बाय।